देखिए, आपने कई सारे बड़े अहम सवालात उठाए हैं और मैं बारी बारी से उन सब का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले मैं शुरुआत करता हूं अमेरिका और ईरान की। ये जो सीज फायर के बाद से दोबारा जंग शुरू हुई है 8 जुलाई से, अमेरिका ने ये जंग क्यों शुरू की? लेकिन वो हुआ नहीं। अब वाया यमन, वाया अंसारुल्लाह हौती, इसको ले जाया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, देखिए सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि अगर इतना ही दम है, इतना ही आप लड़ना जानते हो कि अंसारुल्लाह हौती से लड़ सकते हो, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर गाजा पे खामोश क्यों? गाजा में 14 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में है, ये रिपोर्ट आई। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की बात करूंगा, क्योंकि हालात अब भी खराब हैं और अमेरिका साजिश कर रहा है, इजराइल साजिश कर रहा है। दोनों की कोशिश है कि किसी तरह से मुस्लिम ममालिक आपस में भिड़ जाएं और फिर हम तमाशाई बन करके इंजॉय करें। जी हाँ, यही उनकी मंशा है और इस बात को शायद मुस्लिम ममालिक समझ रहे हैं, लेकिन न जाने क्या प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, कहते हैं कि चींटी को भी जुकाम हुआ। अब बिला वजह पाकिस्तान का नाम आ रहा है या उसे घसीटा जा रहा है, लेकिन अब वो भी जंग में कूदने के लिए तैयार है। वो कह रहा है अंसारुल्लाह हौती पे हमला किया जाए। अब अगर अंसारुल्लाह हौती पे हमला किया जाएगा, क्या मकसद? कल ये था कि सऊदी करेगा, क्योंकि सऊदी और यमन के दरमियान जंग का माहौल है। और ये सब मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ साजिश है अमेरिका और इजराइल की। लगातार इनकी कोशिश रही है कि किसी तरह से ईरान से टकराव हो जाए, यूएई ईरान हो जाए, सऊदी अरब ईरान हो जाए, कतर ईरान हो जाए, बहरीन ईरान हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। अब वाया यमन, वाया अंसारुल्लाह हौती, इसको ले जाया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, देखिए सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि अगर इतना ही दम है, इतना ही आप लड़ना जानते हो कि अंसारुल्लाह हौती से लड़ सकते हो, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर गाजा पे खामोश क्यों? गाजा में 14 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में है, ये रिपोर्ट आई। रोज वहां पे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हर कोई चुप है। अगर इतने बहादुर हो कि आप अंसारुल्लाह हौती से लड़ सकते हो, आप यमन में लड़ सकते हो, पाकिस्तान, सऊदी अरब इतने ताकतवर हैं, तो फिर गाजा पे चुप क्यों हैं? क्यों नहीं जवाब देते इजराइल को? क्यों नहीं बोलते इजराइल के खिलाफ कि आखिर बेगुनाहों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों हमले किए जा रहे हैं रोज? लेकिन जब ये सवाल कीजिए तो चुप्पी, कोई जवाब दूर दूर तक नहीं मिलता है। ये खामोशी क्यों? क्या सब कुछ अमेरिका के इशारे पे करोगे? हर काम अमेरिका के दिखाए हुए, बताए हुए रास्ते पर चलकर करोगे? और दिखाई वही दे रहा। हमारे साथ जुड़ गए मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब। कई दिनों के बाद आज मैंने उन्हें दावत दी है, लेकिन बहुत शॉर्ट के लिए, और उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब। मैंने इसलिए पहले, ताकि हम इत्मीनान से जनरल साहब को सुन सकें, मैं इन कराता हूं। हमारे साथ जुड़ गए मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और एक रिसर्चर, जिनके सामने ये पूरा मंजरनामा एक खुली किताब की तरह। लेकिन मैं आज समझूंगा जनरल साहब से कि आखिर ये जो पूरा माहौल है जिस तरह का, और एक जंग छेड़ने की बात हो रही, लेकिन अमेरिका से भी कुछ अच्छी खबर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कल ही मैंने बताया था कि वहां के लोग हो गए, अगर आज चुनाव हो जाए तो डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि
$37 अरब अब तक ईरान के खर्च हो चुके। पेंटागन ने कहा है कि मुझे और पैसे चाहिए। यहाँ पे इसके अलावा अब वहां से जिस तरह के जनाजे आप पहुंचे हैं अमेरिका के अंदर, उससे एक हंगामा है, सवाल खड़े हो गए और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। ये सिचुएशन है। इसके बावजूद क्या लगता है कि ईरान के साथ लॉन्ग वॉर में अमेरिका जाएगा? और इधर ईरान जो पूरी तरह से इंटैक्ट है और मरने मारने के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है, ऑप्शन ही कुछ नहीं है। क्या ऑप्शन है ईरान के पास? या तो गुलामी इख्तियार कर ले, सरेंडर कर दे, सरेंडर करने के बावजूद मारे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सरेंडर करते ही जो है वो फूल माला चढ़ा देगा अमेरिका। और या तो लड़के मरे, दो एक ऑप्शन है, बिल्कुल क्लियर है। और इन्हीं तमाम इश्यूज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं कितना नुकसान है, और बार बार बूट्स ऑन ग्राउंड ये कितना, हालांकि इसमें सच्चाई नहीं, कई बार जनरल साहब कह चुके हैं ईरान के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा और ताजा कर लेते हैं। जनरल साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है, और यही कि क्या कैसे हालात को देख रहे हैं, सबसे पहले आप समझ जनरल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, आपको और आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, आपने कई सारे बड़े अहम सवालात उठाए हैं और मैं बारी बारी से उन सब का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले मैं शुरुआत करता हूं अमेरिका और ईरान की। ये जो सीज फायर के बाद से दोबारा जंग शुरू हुई है 8 जुलाई से, अमेरिका ने ये जंग क्यों शुरू की और ईरान इसका किस तरह से जवाब दे रहा है, और ये इन दोनों के बीच जो जंग चल रही है इसका आगे मुस्तकबिल क्या होगा। देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, अगर हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो उसमें ईरान के ज्यादातर पॉइंट्स थे जो उसके अमेरिका ने उसकी शर्तों को माना था, और जो अमेरिका या इजराइल चाहते थे उनका कोई भी इशू इस एमओयू के अंदर एड्रेस नहीं था। मिसाल के तौर पे ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटनी थी, ईरान का जो पैसा फ्रीज किया गया था उसको रिलीज करना था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक तरह से ईरान का जो कंट्रोल था उसको एक्सेप्ट किया गया था। और उसके अलावा यहाँ पे अमेरिका ने ये भी वादा किया था उस एमओयू की शिक 4 के अंदर कि वो जो आसपास के जीसीसी के इलाके हैं वहां से जो उनकी बेसेस हैं उन्हें दूर ले जाएंगे। तो ये सारी कंडीशंस जो थी ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ईरान के हक में थी। और एक इसका दूसरा बड़ा जो असर होना था वो ये होना था कि इस खित्ते के अंदर से जो भी तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता वो उसकी ईरान की निगरानी में गुजरता, और उसका दूरगामी असर ये होता कि इस खित्ते के जो भी मुल्क हैं वो अपना फिर पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो डॉलर में नहीं बेचते। तो जो अमेरिका की बहुत बड़ी इकोनॉमी चल रही है वो पेट्रो डॉलर्स के ऊपर चल रही है, और अगर इस खित्ते के मुल्क अपना जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसको पेट्रो डॉलर्स में बेचना अगर बंद कर देते हैं तो जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसके ऊपर इसका बड़ा शदीद असर पड़ेगा, और जो उनका वर्ल्ड के अंदर दबदबा है, उनकी मिलिट्री बेसेस हैं, फिर ये उसके लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। उनकी वो डोमिनेंट पोजीशन वर्ल्ड में नहीं रहेगी। देखिए, वियतनाम से निकलने के बाद और अफगानिस्तान से हार के निकलने के बाद दोनों जगह से अमेरिका की पोजीशन को उतना नुकसान नहीं पहुंचा था जितना कि यहां से निकलने के बाद पहुंचेगा, क्योंकि अगर वो यहां से निकलते हैं इस एमओयू के जरिए जो ये साइन हुआ है तो पेट्रो डॉलर खत्म होगा और उससे अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत शदीद झटका लगेगा। एक उसी वजह से और इन सारे फैक्टर्स की वजह से अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए और किसी न किसी फॉर्म में ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं इनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कायम रखने के लिए अमेरिका ने ये जंग दोबारा से शुरू की है।
अच्छा, अब ये जंग किस सिमत जा रही है और ईरान इसका कैसे मुकाबला कर रहा है? देखिए, जो अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर जमीनी हमले हो रहे हैं, वो या तो एयरफोर्स की तरफ से हो रहे हैं, या वो अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल ईरान के ऊपर फायर कर रहे हैं। उन्होंने अपने सिविलियन टारगेट्स, उनके ब्रिजेस, उनके पावर स्टेशंस, इन सब को निशाना बनाया है, जिसका कि ईरान बड़े मेजर्ड वे में अमेरिका को जवाब दे रहा है। और जिस तरह से ईरान ने जो अमेरिका की बेसिस थी, कुवैत में, कतर में, बहरीन में, जॉर्डन में, उनको निशाना बनाया है। अमेरिका ने अपनी बहुत सारी बेसिस यहां से बंद करके वो या तो जॉर्डन ले गए हैं, या उन्हें वो इजराइल के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। तो अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है कि वो मिलिट्रीली ईरान के ऊपर प्रिवेल कर पाए? देखिए, एक ऑप्शन ये है कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड, कि वो बड़ी तादाद में अपनी फौजें, जमीनी फौजें ईरान के अंदर दाखिल करे। ऐसा मुमकिन नहीं है। ना ही अमेरिका के पास इतनी कैपेबिलिटी है, ना ही इनके पास इतना फोर्स स्ट्रक्चर है। और जिस तरह से ईरान ने कन्वेंशनल वे में डायरेक्टली अमेरिका का सामना किया है और उन्हें शिकस्त दी है, आज अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी ग्राउंड फोर्सेस ईरान के अंदर या उनके किसी आइलैंड पे उतार सके। और जो अभी तक जिस तरह से जंग चल रही है, ईरानी लीडरशिप उसका भरपूर जवाब दे रही है। और आपका ये सवाल था कि देखिए ईरान का क्या होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये जो जंग 28 फरवरी को ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई थी और उनकी जो टॉप की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप मारी गई थी, ये जो यंगर जनरेशन जिसने उन्हें रिप्लेस किया है, उन्होंने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली का सबूत दिया है। और वो ईरान के ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल मुस्तहकम नजर आता है। उनकी मिलिट्री जो है बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में जंग कर रही है और बड़े सोच समझ के वो अपने हर कदम का और उनके दुश्मन के हर कदम का जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा जो ईरान की पब्लिक है, उसकी जो जितने भी वो लोग जो खफा भी थे ईरान की सरकार से इकोनॉमिक कंडीशन को लेके, वो सारे के सारे ईरान की सरकार के साथ आज खड़े हुए हैं। तो ईरान का रिजीम अभी मुस्तहकम है, उनकी मिलिट्री इफेक्टिव है, कोऑर्डिनेटेड वे में जंग कर रही है, उनकी पब्लिक उनकी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। और मुझे ईरान का निजाम बहुत ही मुस्तहकम नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी बहुत बेहतरीन पोजीशन के अंदर है अमेरिका के साथ इस जंग को काफी लंबे अरसे तक ले जाने के लिए। और अमेरिका के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता मुझे। ये जो वॉर ऑफ एट्रिशन ये कर रहे हैं, कि अभी खबर आ रही थी कि B-52 बम्बर भी यूरोप से मंगवाए जा रहे हैं, उसके मंगवाने के बावजूद भी जो अमेरिका की यहाँ पे मिलिट्री पोजीशन है, मैं उसके अंदर ऐसा कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखता। दूसरे जो अमेरिका की लॉजिस्टिक्स लाइंस है, जो उनका रिप्लेनिशमेंट है उनके इंटरसेप्टर्स का और उनकी मिसाइल्स का, अगर उसका हम देखें तो उसको भी अगर अमेरिका रिप्लेनिश करना चाहे, उनको इसके लिए बड़ा टाइम दरकार रहेगा। वो इतने इजीली रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। तो जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसको भी वहां पे टाइम लगेगा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं, फिलहाल उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जंग को कंटिन्यू तो कर रहे हैं, लेकिन इसका आउटकम क्या होगा, इसको हम किस शेप में अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करेंगे, वो कोई क्लैरिटी उनकी तरफ नहीं दिखाई दे रही। जबकि मुझे ईरान की तरफ से जिस तरह के उनका मेजर्ड रिस्पांस आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनकी हिकमत अमली ज्यादा इफेक्टिव है और वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है अपनी विल अमेरिका के और इस खित्ते के ऊपर इम्पोज करने की पोजीशन में। अब आपका दूसरा सवाल था कि देखिए, हूथी और सऊदी अरब के बीच जो ये सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है, अगर मैं अपना ओवरऑल असेसमेंट इस खित्ते का दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये GCC के जो 6 मुल्क थे, जिनमें सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत और इंक्लूडिंग जॉर्डन,
इनके सारे सिक्योरिटी डिसीजन बेसिकली अमेरिका लिया करता था। और उस अमेरिकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के टूटने के बाद से इनकी अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की पॉलिसी वहां पे अडॉप्ट करे और कैसे अपने आप को सेफ करे। अमेरिका के एक तरह से एक्सपोज होने के बाद अब वो नए प्रोटेक्टर की तलाश में है कि कौन सा ऐसा इस खित्ते का ऐसा मुल्क है जो उन्हें इस इलाके में ईरान से प्रोटेक्ट कर सकता है। और जहां तक ईरान की मुझे हिकमत अमली नजर आती है, उन्हें ये दिख गया है कि अमेरिका का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टूट गया है और अब वो एक नया फ्रेमवर्क यहाँ पे इरेक्ट करने की कोशिश में है, जिनमें वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते के मुल्कों के साथ मिलके एक नॉर्मलाइज रिलेशनशिप की जाए और एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा किया जाए। देखिए, जहां तक हुतीस का सवाल है, सऊदी अरब की और हुतीस की बहुत पहले से जंग चल रही थी और सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा अलायंस भी बनाया था, जिसमें जो पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी चीफ थे जनरल राहिल शरीफ, उनको लाके वहां पे उसका उस अलायंस का उन्होंने हेड बनाया था। और नवाज शरीफ के टाइम पे भी सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि वो अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेजें जो कि सऊदी अरब की मदद से जो हुतीज है यमन के अंदर उनका सामना करें। ये मामला नवाज शरीफ पार्लियामेंट में ले गए थे और वहां पे इसे रिजेक्ट कर दिया गया था, जिससे कि शदीद बरहमी पाई गई थी सऊदी अरब की गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो ये लास्ट ईयर सितंबर में जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, उसके बाद से पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। और अब उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद अगर हम देखें हुतीस की और सऊदी अरब की सिचुएशन, तो सऊदी अरब ने जो सना का एयरपोर्ट है, हुतीस के ऊपर एक एयर ब्लॉकेड लगा रखा था। और ये जो झगड़े की अभी वजह थी, हुतीस के वो लीडर जो जनाजे में शरीक होने गए थे खामनाई साहब के, जब वो वहां से लौट रहे थे तो वो सना एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना था। क्योंकि उनका वहां पे ब्लॉकेड था, इसीलिए उन्होंने निशाना बनाया और वो प्लेन बच गया। फिर बाद में उसने हुदैदा के अंदर लैंडिंग की, लेकिन इसको यूज करते हुए हुतीज ने अब जो बाबल मंडप है उसको क्लोज कर दिया है और उन्होंने सऊदी अरब के 2 टैंकर्स को भी निशाना बनाया है। तो अगर आप सऊदी की सिचुएशन देखें, एक तरफ से जो उनका तेल था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता था उसको ईरान ने वहां पे बंद कर दिया। दूसरे जो उन्होंने यानबू पोर्ट को एक्टिवेट किया था और अपनी पाइपलाइन बिछाई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर रेड सी तक, उसका ज्यादातर तेल ये बाबल मंडप से गुजर रहा था। अब हुतीज ने उसको भी ब्लॉक कर दिया है। तो अब सऊदी अरब के पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, सऊदी अरब ने क्योंकि पैक्ट किया है तो इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, तुर्की, कतर और इस खित्ते के अंदर मिलके वो इस मसले का कोई ना कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे। अगर ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं निकलता है, देखिए पॉलिटिकल पावर का एक उसूल होता है, वो कभी भी उसमें खला नहीं रहता है। अगर अमेरिकन मिलिट्री फोर्स यहां से निकल रही है तो ईरान एक डोमिनेंट फोर्स बन के इस खित्ते के अंदर उभरा है। अब जो बाकी मुल्क हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इस नई जो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई है अमेरिका के फेलियर के बाद, मिलिट्री फेलियर के बाद, उस आर्किटेक्चर के अंदर किस तरह से वो ईरान के साथ मिलके इस खित्ते के अंदर एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा करेंगे। या तो वो निगोशिएशन के साथ, डिस्कशन या डील के साथ कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत मुमकिन है कि इस खित्ते के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर आपस में एक मिलिट्री स्ट्रगल शुरू हो जाए। उसकी शुरुआत यहां से भी हो सकती है जो बाबल मंडप है, और बहुत मुमकिन है जो ये 4 कंट्रीज थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलके मीटिंग की थी और एनकरेज किया था पाकिस्तान को नेगोशिएशंस के लिए, जिनमें तुर्की,
मिस्र, पाकिस्तान और सऊदी अरब है। अगर ये मामला निगोशिएशन से डील नहीं हुआ तो इनके साथ ये कोऑर्डिनेट होके ईरान के साथ या ईरान के जो ये मज़ाहिमती ग्रुप जिनको ईरान सपोर्ट करता है उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है। तो मेरी नजर में ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है। अमेरिका अब यहाँ पे वो इफेक्टिव नहीं है, उसने यहां से निकलना है। नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ने, जिसकी के अभी रूडिमेंट्री शेप हमें नजर आती है, जिसके लिए डिस्कशन चल रहा है, अगर ये डिस्कशन से तश्कील में आ जाता है तो इस खित्ते के लिए बड़ा मुनासिब रहेगा। अगर नहीं आता है तो एक तरफ ईरान, उसके साथ हिजबुल्लाह, हुतीज, और दूसरी तरफ सऊदी अरब, ये जीसीसी, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र, ये सब किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक एमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अब हमने देखना यह है कि ये कंट्रीज आगे चल के जो इनके एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं उन्हें किस तरह से निगोशिएशन से डील करते हैं। इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है कि देखिए ईरान की ग्राउंड फोर्सेस रेडी हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी की डिस्कस की जा रही थी कि वो ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ सकती हैं जीसीसी कंट्रीज के अंदर। तो मुझे इस बात का भी खदशा है, अगर ऐसा कुछ आगे बढ़ा तो फिर उसके अंदर इन्हीं कंट्रीज की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि इनके सभी के लिए ये मुनासिब है कि जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसका फ्रेमवर्क वो डिस्कस कर रहे हैं, किसी तरह निगोशिएट करके ये उसी किसी नतीजे पे पहुंचे। अगर नहीं पहुंचेंगे तो एक नई जंग के अंदर ये खित्ता जो है दोबारा से चला जाएगा।